हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 11। तो देखिए, आज मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ आपका वो है डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूँ डायमेंशंस होते क्या हैं। जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं जितनी भी, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम पावर में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं और उसी को डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है एरिया और हमने फंडामेंटल में पढ़ा था कि फंडामेंटल होता है लेंथ। तो एरिया किससे मिलके बना? लेंथ को 2 बार मिलाने से एरिया बन जाता है। ठीक है, तो लेंथ रेज द पावर 2 को क्या बोल देंगे? एरिया बोल देंगे। ठीक है, लेंथ के लिए डायमेंशन होता है एल, तो एल की पावर 2 यानी L2 क्या हो गया? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपको सभी को जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वही यूज करनी है। इसके अलावा बाकी की 4 हैं वो आपकी 12th क्लास में आएंगी, लेकिन कुछ एक फॉर्मूलाज है उनमें मैं आपको यूज करना जरूर सिखाऊंगा इनको भी। तो देखिए, सबसे पहले है आपको आपका ये जो 3 हम यूज करेंगे वो क्या क्या यूज करेंगे? लेंथ, मास एंड टाइम। जहां पे लेंथ आ रही होगी वहां पे क्या लिख देंगे? L। जहां पे मास आ रहा होगा वहां पे लिख देंगे M, और जहां पे T आ रहा होगा वहां पे लिख देंगे T। तो हम कोशिश करेंगे MLT की फॉर्म में किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की। तो जरूरी तो नहीं है सभी में तीनों ही आए, किसी में L आ जाएगा तो किसी में L और T दोनों आ जाएंगे, तो किसी में केवल T आ जाएगा, तो किसी में M भी साथ आ जाएगा। नहीं आएगा तो कोई भी, मान लो M नहीं आया, L और T हो गया, तो M की पावर 0 कर देंगे। किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो आइए हम सीखते हैं। अब तक 9th क्लास में आपने जितने भी टर्म्स पढ़ी हैं उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बनाएं। देखिए, शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला चैप्टर आपका रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में एक टर्म आती है डिस्टेंस, दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हैं? लेंथ है। लेंथ के लिए क्या बताया? L। तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ M0 L1 T0। ठीक है ना, तो इसमें मास आता ना टाइम आता, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो उसके लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हो और चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों में क्या यूज हुई? लेंथ एक बार, टाइम एक बार, तो टी आएगा नीचे, नीचे से आप ऊपर लेके जाओगे तो t-1 हो जाएगा, तो t-1 m है नहीं, तो m का कर देते हैं 0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M0 L1 t-1। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? देखिए, अगर आपको पता हो तो स्पीड क्या होती है, डिवाइस का नाम बताया था स्पीड मेजरमेंट के लिए, स्पीडोमीटर बताया था आपको। ये भी बताया था गाड़ी के टायर में हवा कम ज्यादा होने से स्पीडोमीटर की रीडिंग में क्या डिफेक्ट आ जाता है। बताया था या नहीं बताया था? ये क्या मेजर करता है हमेशा? स्पीडोमीटर कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस, सॉरी स्पीड को, हाँ ठीक है, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर कौन सी मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन
होता क्या है इसमें, जो बाइक वगैरह होती है इसमें जो रीडिंग दिखाता है कि अब मेरी बाइक 70 पे चल रही है, अब 80 पे चल रही है, वो होती है जैसे 80 की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो मीटर पर सेकंड में नहीं होती है, जो भी ये आपके ऑटोमोबाइल दिखाते हैं स्पीडोमीटर जो दिखाता है इसमें होता है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट 5/18। चलिए नेक्स्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन वो क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अभी आपने पढ़ा क्या आया, m0 l1 t-1। तो यहाँ पे एक टाइम नीचे और आ गया, ये टाइम ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो गया m0 l1 t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया है, एक्सेलरेशन का। क्लियर है, शायद फर्स्ट चैप्टर में आपने इतने ही पढ़े थे, बहुत इजी थे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी मैं बात करता हूँ। तो जो नेक्स्ट चैप्टर था, पहले मैं थोड़े से बेसिक जो आपकी 11th क्लास की बुक कह रही है पहले वो डिस्कस कर देता हूँ। कि एक तो कह रही है कि एरिया बताइए, पहले एरिया का कैसे निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में लेंथ, अभी किया था L2 हो जाएगा, तो क्या हो गया है m0 L2 और t0। उसके बाद बताइए वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में आपका जो लेंथ है वो 3 टाइम्स यूज हो जाता है, तो L3 हो गया। तो m0 L3 t0 ये आपका किसका हो गया है, वॉल्यूम का। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेंसिटी। डेंसिटी पढ़ा था, डेंसिटी चैप्टर में आया था। वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास का क्या होता है m, और वॉल्यूम में अभी आपने यूज किया L, 3 टाइम्स यूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया है m1 L आ गया -3, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, t रह गया अब भी 0, m1 L -3 t 0, ये हो गया डेंसिटी का। तो आपने जो डेंसिटी 9th क्लास में पढ़ी थी वो केवल यही थी कि मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन अगर केवल डेंसिटी आता है तो वो यही होती है, मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है। लेकिन आप 11th क्लास में 3 तरह से पढ़ोगे डेंसिटी को, एक तो होता है लीनियर मास डेंसिटी, एक होता है सरफेस एरिया या सरफेस मास डेंसिटी, और दूसरा होता है, तीसरा होता है वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम डेंसिटी होती है वो जनरल डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आया उसमें हमने पढ़ा मोमेंटम, याद है मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल p से, और विच इज इक्वल टू मास इनटू टाइम या वेलोसिटी, एम वी होता है, p इज इक्वल टू एम वी, तो वेलोसिटी होता है वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी का अभी आपने पढ़ा है L1 और t-1, तो ये हो गया है आपके पास m1 L1 t-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए हो गया, मोमेंटम के लिए। उसके बाद फोर्स, जो फोर्स होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले मैं समझा देता हूँ कि आएगा कैसे। फोर्स के लिए जनरल एक्सप्रेशन आई थी मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m में, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए आपने अभी अभी निकाला था, क्या आया था m0 L1 और t-2, ये आया था इसके लिए। तो ये m ऊपर चला जाएगा तो m-1 और हो जाएगा, m ऊपर ही है, m ऊपर ही है, तो क्या हो जाएगा m1 L1 t-2। तो ये आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th में भी और 12th क्लास में भी। तो पहले तो मैंने आपको समझा दिया, समझ लो और साथ साथ रट्टा मार लो, रट्टा इसलिए मार लो क्योंकि बार बार निकाल के देखना ना पड़े, जब भी फोर्स का नाम आए तो याद होना चाहिए m1 L1 t-2 ही होता है। उसके बाद देखिए फोर्स के बाद क्या आता है, फोर्स का यूज करके क्या क्या बनाते हैं, वर्क कर देते हैं, फोर्स का यूज करके वर्क कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, force into displacement in the direction of force, displacement in the direction of force, याद रहे F डॉट ds होता है। ठीक है, तो क्या हो गया उसमें, क्या है, क्या डिफरेंट है इसमें कि मैं कह रहा हूं एक तो डायमेंशन के लिए तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, लेकिन ये वर्क की डेफिनेशन नहीं है। वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और
क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी जैसे मैंने इस बोर्ड को एक तो ऐसे पुश किया तो बिल्कुल जितना भी फोर्स था वो सारा का सारा इसको आगे धकेलने में लग गया, तो यहाँ पे सिंपल आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक ही डायरेक्शन में है दोनों। लेकिन मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो ऐसे लगाने से मेरा कुछ फोर्स लग रहा है इस दीवार पे, जो पीछे दीवार है इसके ऊपर लग रहा है, और इसके इनर्शियल फोर्स ने मेरे कुछ फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस, यानी मेरा कुछ फोर्स तो ऐसे वेस्ट चला गया। तो इसको धकेलने में तो थोड़ा यूज हुआ, कितना यूज हुआ, इस डायरेक्शन में जो लगा वही यूज हुआ। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, इसलिए लिखते हैं एफ एस कोस थीटा होती है इसकी डेफिनेशन। तो फोर्स के लिए क्या हो गया, अभी अभी आपने पढ़ा m1 L1 T-2, याद भी आपको करना मैंने कहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, ठीक है, तो ये क्या हो गया है m1 L2 T-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। और आपको एक चीज और पता होगा कि हम फिजिक्स में वर्क करते हो, वर्क कैसे स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। इसका मतलब एनर्जी का भी यही हुआ, एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही है। तो वर्क और एनर्जी का आपका क्या हो गया है m1 L2 T-2। उसके बाद एक और मैं आपको करवा देता हूं, वो है एक तो प्रेशर हो गया, एक पावर। पावर भी बचा हुआ, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था पावर, तो पावर और देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का लिख दीजिए पहले m1 L2 T-2, और ये टाइम एक बार और आ गया ऊपर, तो T-3 कर देते हैं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया है, पावर का। एक और बच गया जो आपने पढ़ा है, और वो है आपका प्रेशर। प्रेशर भी आप पढ़ चुके हो। तो प्रेशर क्या होता है, ध्यान दीजिए, थ्रस्ट अपॉन में क्या पढ़ा था, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। कई बच्चे कह देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं पे नहीं होता। ये थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया अगर बोलोगे देन द करेक्ट, जो आपने बताई वो डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। किसके लिए, प्रेशर के लिए, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो कई बार थोड़ा सा बच्चों को भ्रमित करने के लिए फोर्स की जगह पे थ्रस्ट दे देते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थ्रस्ट। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है, फोर्स से किसी भी टाइप का, सभी के लिए फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा। तो फोर्स के लिए क्या होता है m1 L2 T-2, और एरिया के लिए क्या होता है L2, ठीक है। तो ऐसा ही था क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए m1 L1 T-2 होता है भाई, L1 T-2, फोर्स के लिए ये होता है m1 L1 T-2, नीचे आपका L²। तो आपका ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा ना, ये L की पावर -2 ऊपर जाके होगी, इधर जाके ऐसे लिख दो ना इसको L-2। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव एक बच गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 L-1 T-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ये हो गया आपका प्रेशर के लिए, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि बीच में काफी पार्ट मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, वीडियो में आपको प्रोवाइड नहीं करवाया। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं आपको करवाऊंगा नहीं, वो मैंने इसलिए छोड़ा है कि उसकी मेरे को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, यानी आपके हाथ से उसकी प्रैक्टिस करवानी है मेजरमेंट्स की, और उसके बाद उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी पहले आपको मेजर करना सिखाऊंगा कि कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, और फिर जो आप कहोगे कि हमने ऐसा किया ऐसा किया, वो पॉइंट्स बनेंगे, फिर आप मैच करके देखना बुक के साथ कि आपके टॉपिक अपने आप कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। आपके पास जितने भी टूल्स होते हैं सभी को यूज करना मैं सिखाऊंगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि जितना सामान 9th से लेके 12th, भाई देखो एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को बाकी क्लासेस का सामान नहीं है, सभी का होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में जो है, यानी मैं केवल, आपको भी पता है कि मैं 9th क्लास तक सीमित रहता हूँ, उससे नीचे मेरे को नहीं पता। इवन मेरे को ये भी नहीं पता कि टीचर कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता। लेकिन वहां तक की मैं बता रहा हूँ आपको, 9th से लेके 12th तक फिजिक्स पार्ट का कोई भी बुक में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो लैब में अवेलेबल ना हो। फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री के भी अप्रोक्सीमेटली सारे हैं, क्योंकि वो भी अब की बात जो
2-3 साल से जो सामान आ रहा है लगातार आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो वो मेरे मतलब मैंने खुद उनको साथ लेके गया हूँ सर को, सर के साथ मैं भी गया हूँ। मैंने देखा है कि सामान अप्रोक्सीमेटली सारा है। बायो का तो है ही, काफी सालों से है ही बायो का, तो केमिस्ट्री का भी सारा का सारा सामान है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि लगातार उसको रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि वो ओवरडेट हो जाते हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में कोई ओवरडेट चीजें होने वाली है नहीं। और बहुत सी चीजें हैं जो यानी ये मान के चलिए कि, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि 11th-12th क्लास में जितने एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में होते हैं आसपास के एरिया के किसी स्कूल में नहीं होते। क्योंकि मेरे को ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है पढ़ाते हुए, 6 साल हुए हैं पढ़ाते हुए, और 6 साल में इससे पहले 2 स्कूलों में और पढ़ाया है। वैसे विजिट बहुत से स्कूलों में की है, बच्चों से मिलता ही रहता हूँ, बहुत से बच्चों से। लेकिन 11th क्लास में कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाता स्कूल वाला। मैं 11th में यानी हम 11th में सारी प्रैक्टिकल करवा के देखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद उसको नोट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह दिया ये कर लेना ऐसे हो जाएगा, नहीं, सारी की सारी करते हैं। पहले मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि देख लो हो गया बस, नहीं, मैं करके और साइड में खड़ा हो जाता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि अब खुद करो। और जिन जिन बच्चों का होता जाए वो मेरे पास नाम नोट करवाए, रीडिंग नोट करवाते जाए और क्लास में जाते जाए। ऐसे नहीं है कि छुटकारा मिल जाएगा। तो वो चीज सभी को सीखनी है। एक बार के लिए आपको थोड़ा ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती करवाएंगे, लेकिन बाद में आप ये भी कहोगे कम से कम ये चीज तो हमने सीखी। तो इसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और साथ में इंटेलिजेंट बच्चों का भी फायदा हो जाता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने एक चीज जरूर कही थी जब फिजिक्स शुरू की तब, फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो फील्ड को डिसाइड ना करे। तो यहाँ पे मेजरमेंट एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो आपकी बुक में छोटा सा है लेकिन वो बहुत बड़ा है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट भी फील्ड डिसाइडेड टॉपिक है, वो भी डिसाइड करता है कि बच्चा क्या बन सकता है। अगर मेजरमेंट में भी आप परफेक्ट हो गए